क्षेत्र में जो तूफान आते हैं फिलीपींस जापान क्षेत्र में, तो तूफान को क्या कहते हैं? जो चक्रवातीय तूफान होते हैं उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? कमेंट में अगर बताने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इस वीडियो को आपने नहीं देखा है, अक्टूबर महीने का एमसीक्यू का 30 सेकेंड में 100 से ज़्यादा प्रश्नों का यह वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का कलेक्शन है, जरूर देखिएगा और अपने अभ्यास को सीरीज को रेगुलर बेसिस पे लगाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मैट्स। मैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस योजना को लाया गया है। भारतीय टैलेंटेड प्रतिभाशाली स्टूडेंट के लिए इस स्कीम को क्यों लाया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच MMPA यानी कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट के तहत समझौता हस्ताक्षर हुए थे 23 मई 2023 में। कब हस्ताक्षर हुए थे? 2023 में। मेड्स योजना को किसके द्वारा लाया गया? किस देश द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसे लाया गया है। इसके तहत क्या होगा? इस योजना के तहत भारत के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उनको 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका मिलेगा। शर्त क्या है? 2 साल के लिए स्नातकधारी जो स्नातक हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, उनको भी प्रतिभाशाली इंडियंस को। और कैटेगरी क्या है? तो शर्त क्या है ये भी देख लीजिए। शर्त ये है कि उनकी उम्र, जो आवेदन करेंगे, आवेदन करने की उम्र, आवेदनकर्ता की उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। इससे पहले भी इन्होंने मेट्स योजना का लाभ नहीं उठाया है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में पारंगत हैं। आवेदन के समय 2 साल की स्नातक डिग्री कम से कम होनी चाहिए। किस फील्ड में इंपॉर्टेंस दी जा रही है? रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, और यहाँ फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी को किसको मान्यता दी जा रही है? तो यूनिवर्सिटी ऐसे यूनिवर्सिटी जो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में 100 रैंक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इसमें मान्यता दी जा रही है। उनके आवेदन को वे आवेदन कर सकते हैं और 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम करने का मौका मिलेगा। इसकी सुविधा दी जाएगी। तो याद रखिएगा, मेट्स योजना किस देश द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसकी योजना को लाया गया है भारतीय प्रतिभाशाली स्टूडेंट के लिए। फिलीपींस में जबरदस्त तीसरी सप्ताह में 5वां तूफान आया है। तूफान का नाम है उसागी। फिलीपींस में यहाँ हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। 3 सप्ताह में 5वां बड़ा तूफान है। 2024 में पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने तूफान आए हैं उसका एक बार रिवाइज कर ले, बहुत दिनों से हम लोग नहीं किया है। रेमल तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, ओमान ने इसका नामकरण किया था और रेमल का अर्थ होता है रेत। असना तूफान आया था अरब सागर में, असना का नामकरण पाकिस्तान देश द्वारा किया गया था। असना का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एम्पिल तूफान जापान में यानी कि प्रशांत महासागर में। सान तूफान जापान में ही यानी कि प्रशांत महासागर में। इस क्षेत्र में, जापान वाले क्षेत्र में जो तूफान आते हैं उसे क्या कहते हैं, एक बार कमेंट में बताइएगा। अलवारी तूफान मेडागास्कर में आया था। यागी तूफान दक्षिणी चीन सागर यानी कि प्रशांत महासागर, चीन और वियतनाम को प्रभावित किया था। हेलेन तूफान अमेरिका में आया था, अटलांटिक महासागर में आया था। मिल्टन, ग्रीक और लेस्ली यह अमेरिका में आया था। ऑस्कर तूफान क्यूबा, बहामास, कैरेबियन सागर यानी कि अटलांटिक महासागर भी ऑप्शन में हो सकता है। दाना तूफान बंगाल की खाड़ी में भारत प्रभावित हुआ था। कतर ने नामकरण किया था और दाना का अर्थ होता है दाना, जो कि अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उदारता या उपहार। ट्रामी तूफान वियतनाम में आया था। राफेल तूफान क्यूबा में आया था यानी कि अटलांटिक महासागर में। अभी उसागी तूफान आया है फिलीपींस यानी कि प्रशांत महासागर या फिर चीन सागर भी ऑप्शन में हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इस क्षेत्र में जो तूफान आते हैं फिलीपींस जापान क्षेत्र में, तो तूफान को क्या कहते हैं? जो चक्रवातीय तूफान होते हैं उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? कमेंट में अगर बताने की कोशिश कीजिएगा। भारत का पहला बोडोलैंड महोत्सव 2024 का आयोजन 2024 में किया गया है। पहला बोडोलैंड महोत्सव है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया है। 15 से 16 नवंबर 2 दिवसीय यह महोत्सव है। इसमें बोडो जनजाति के लोगों का एकीकरण करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक
आधारित कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे इस बोड़ो महोत्सव में। पहला बोड़ो महोत्सव कहाँ? तो दिल्ली में। ध्यान रखिए, पहला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, 2 दिवसीय महोत्सव है। सराय काले खां चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। बिरसा मुंडा की जयंती हम लोगों ने 15 नवंबर को मनाया है। 15 नवंबर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। इस अवसर पर यह चौक कहाँ है? यह चौक दिल्ली में है। बिरसा मुंडा चौक, जो कि सराय काले खां चौक पुराना नाम था, अभी नया नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया। तो यह कहाँ है? तो दिल्ली में है। किसके द्वारा इसका नाम परिवर्तन किया गया है? तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा नाम परिवर्तन किया गया है। अभी कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 15 नवंबर को हम लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। इस किसके जन्म दिवस के अवसर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा जी के जन्म के अवसर पर ही मनाया जाता है, जयंती के अवसर पर ही मनाया जाता है। 150वां जयंती मनाई जा रही है 2024 में। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उली हातू में हुआ था। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। सर्पदंश को नोटिफाइड डिजीज यानी कि अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया, यानी कि नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में जितने भी सर्पदंश के मामले आएंगे, अब इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचानी अनिवार्य हो गई है। सर्पदंश के सभी मामलों की जानकारी हॉस्पिटल द्वारा सरकार तक देना अनिवार्य हो गई है। इस मामलों को दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो जानकारी पहुंचेगी सरकार तक, तो सरकार को इस सुविधा होगा कि इस तरह के मामले कितने गंभीर हैं, उसके अनुसार से एंटी जो डोज विकसित करने में उनको सुविधा होगा। नेक्स्ट है, झीरी मेला का आयोजन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। क्यों किया जाता है? इसे किसान मेला भी कहते हैं। झीरी मेला को किसान मेला भी कहते हैं। क्यों? 10 दिनों का मेला है। तो किसान मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के किसान बाबा जित्तू थे। किसान बाबा जित्तू के सम्मान में यह मेला आयोजन किया जाता है झीरी में। इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा जित्तू, इनका एक मंदिर भी है। मंदिर में पूजन के बाद इसका झीरी मेला का आयोजन किया जाता है उसी स्थान पर। तो जित्तू बाबा के सम्मान पर यह ध्यान रखना है। और झीरी मेला को किसान मेला भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर जो इंपॉर्टेंट अन्य मेले हैं, पूर्व मंडल मेला, खीर भवानी मेला, बहु मेला, ये 3 एक्स्ट्रा मेले भी जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है 16 नवंबर को हम लोगों ने मनाया राष्ट्रीय प्रेस दिवस, यानी कि पीसीआई डे। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यानी कि इन्हें काम करना शुरू कर दिया गया। राष्ट्रीय प्रेस ने, पीसीआई ने काम करना शुरू कर दिया था 16 नवंबर 1966 में। 1966 में काम करना शुरू कर दिया गया। तो इसी की याद में 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। पीसीआई का फुल फॉर्म प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पीसीआई के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.आर. मुधलकर हैं। पहले अध्यक्ष जे.आर. मुधलकर हैं। थीम क्या रखी गई है? 2024 की राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम क्या रखी गई है? चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस का बदलता स्वरूप, ये 2024 की थीम है। थीम को भी ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट सेशन थे। कमेंट बताइएगा कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट बने हैं, कितना पसंद आया आप लोगों को। कमेंट में ये बताना जरूर मत भूलिएगा। मिलते हैं भी नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।